दोस्तों, प्राचीन भारत का इतिहास महामैराथन पार्ट 3 में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम देखेंगे पार्ट 3 के सवालों को। देखते हैं इसका पहला सवाल। सिंधु घाटी के नगर निर्माण हेतु किस पद्धति को अपनाया गया था? इसका आंसर होगा ग्रिड पद्धति। दोस्तों, ग्रिड पद्धति ऐसी पद्धति होती है जिसमें संपूर्ण शहरों को वर्गाकार खंडों में बांट दिया जाता है। अब देखेंगे अगले सवाल को। अगला सवाल है, सिंधु घाटी के किस स्थल से जुते हुए खेत एवं नक्काशीदार ईंटों के साक्ष्य मिले हैं? इसका आंसर होगा कालीबंगा। अब देखेंगे अगले सवाल को। अगला सवाल है, सिंधु घाटी के लोग सोने एवं चांदी का आयात कहाँ से करते थे? इसका आंसर होगा अफ़गानिस्तान से। अब देखेंगे चौथे सवाल को। अगला सवाल है, किस स्थान से नर्तकी की कांस्य प्रतिमा प्राप्त हुई है? इसका आंसर होगा मोहनजोदड़ो। अब देखेंगे अगले सवाल को। अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है? इसका आंसर होगा अन्नागार। अब देखेंगे अगले सवाल को। अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता में माप-तौल की इकाई किस अनुपात में हुआ करती थी? इसका आंसर होगा 16 के अनुपात में। अब देखेंगे अगले सवाल को। अगला सवाल है, सिंधु घाटी के किस स्थल से मनके बनाने के कारखाने का साक्ष्य मिला है? इसका आंसर होगा चहुंद्रो। अब देखेंगे 8वें सवाल को। 8वां सवाल है, किस स्थान से चावल के दाने के अवशेष प्राप्त हुए हैं? इसका आंसर होगा लोथल एवं रंगपुर से। अब देखेंगे अगले सवाल को। अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी? इसका आंसर होगा भाव चित्रात्मक। अब देखेंगे अगले सवाल को। अगला सवाल है, किस सैंधव स्थल से घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं? इसका आंसर होगा कालीबंगा एवं सुटकोटदा। अब देखेंगे अगले सवाल को। अगला सवाल है, किस सैंधव स्थल से स्वास्तिक चिन्ह प्राप्त हुए हैं? इसका आंसर होगा हड़प्पा से। अब देखेंगे अगले सवाल को। अगला सवाल है, क्या किसी सैंधव स्थल से मंदिर के अवशेष मिले हैं? इसका आंसर होगा नहीं। दोस्तों, किसी भी सैंधव स्थल से मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। अब देखेंगे अगले सवाल को। अगला सवाल है, सिंधु सभ्यता में किसकी उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी? इसका आंसर होगा मातृ देवी। अब देखेंगे अगले सवाल को। अगला सवाल है, सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी? इसका आंसर होगा मातृसत्तात्मक। दोस्तों, मातृसत्तात्मक सभ्यता ऐसी सभ्यता को कहा जाता है जिसमें महिलाओं का शासन हुआ करता है। अब देखेंगे अगले सवाल को। अगला सवाल है, क्या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तंत्र मंत्र एवं जादू टोना में विश्वास करते थे? इसका आंसर होगा हाँ। अब देखेंगे अगले सवाल को। अगला सवाल है, सिंधु घाटी के लोग आग में मिट्टी को पकाते थे जिसे क्या कहा जाता था? इसका आंसर होगा टेराकोटा। अब देखेंगे अगले सवाल को। अगला सवाल है, सैंधव समाज कितने वर्गों में विभाजित था? इसका आंसर होगा 4 वर्गों में। दोस्तों, सैंधव समाज 4 वर्गों में विभाजित था। ये 4 वर्ग थे पुरोहित, व्यवसायी, शिल्पी तथा कृषक एवं मजदूर। अब देखेंगे अगले सवाल को। अगला सवाल है, किस सैंधव स्थल से काली मिट्टी की चूड़ियाँ मिली हैं? इसका आंसर होगा कालीबंगा। अब देखेंगे अगले सवाल को। अगला सवाल है, किस सैंधव स्थल से गोदी बारा के अवशेष मिले हैं? इसका आंसर होगा लोथल। दोस्तों, लोथल गुजरात में अवस्थित है। अब देखेंगे अगले सवाल को। अगला सवाल है,
सिंधुवासी किस पक्षी को अत्यधिक पवित्र मानते थे? इसका आंसर होगा बत्तख। अब देखेंगे अगले सवाल को। अगला सवाल है, सिंधुवासी किस स्थान से तांबा प्राप्त करते थे? इसका आंसर होगा खैतरी। अब देखेंगे अगले सवाल को। अगला सवाल है, सिंधु घाटी की सड़क एक दूसरे को कितने कोण पर काटती थी? इसका आंसर होगा समकोण। अब देखेंगे अगले सवाल को। अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद कौन सी सभ्यता अस्तित्व में आई? इसका आंसर होगा वैदिक सभ्यता। अब देखेंगे अगले सवाल को। अगला सवाल है, वैदिक सभ्यता को कितने भागों में बांटा गया है? इसका आंसर होगा 2 भागों में। दोस्तों, ये 2 भाग थे, पहला ऋग्वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है, जबकि उत्तर वैदिक काल 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। अब देखेंगे अगले सवाल को। अगला सवाल है, वैदिक सभ्यता के संस्थापक कौन थे? इसका आंसर होगा आर्य। अब देखेंगे अगले सवाल को। अगला सवाल है, आर्य मूलतः कहाँ के निवासी थे? इसका आंसर होगा मध्य एशिया के। अब देखेंगे अगले सवाल को। आर्य शब्द का अगला सवाल है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसका आंसर होगा कुलीन या श्रेष्ठ। अब देखेंगे अगले सवाल को। अगला सवाल है, वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता थी? इसका आंसर होगा पूर्णतः ग्रामीण सभ्यता। अब देखेंगे अगले सवाल को। अगला सवाल है, आर्यों की भाषा क्या थी? इसका आंसर होगा संस्कृत। अब देखेंगे अगले सवाल को। अगला सवाल है, ऋग्वैदिक काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी थी? इसका आंसर होगा सरस्वती। अब देखेंगे अगले सवाल को। अगला सवाल है, ऋग्वेद में गंगा की चर्चा कितनी बार हुई है? इसका आंसर होगा 1 बार। अब देखेंगे अगले सवाल को। अगला सवाल है, ऋग्वेद में यमुना की चर्चा कितनी बार हुई है? इसका आंसर होगा 3 बार। अब देखेंगे अगले सवाल को। अगला सवाल है, आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? इसका आंसर होगा कृषि एवं पशुपालन। अब देखेंगे अगले सवाल को। अगला सवाल है, आर्यों का प्रिय पशु था? इसका आंसर होगा घोड़ा। अब देखेंगे अगले सवाल को। अगला सवाल है, आर्यों द्वारा खोजी गई पहली धातु थी? इसका आंसर होगा लोहा। दोस्तों, आर्य लोहे को श्याम अयस्क कहा करते थे। अब देखेंगे अगले सवाल को। अगला सवाल है, आर्य तांबे को क्या कहा करते थे? इसका आंसर होगा लोहित अयस्क। अब देखेंगे अगले सवाल को। अगला सवाल है, आर्य काल में मुखिया को क्या कहा जाता था? इसका आंसर होगा ग्रामिणी। अब देखेंगे अगले सवाल को। अगला सवाल है, वैदिक काल में दीर्घकाल तक कुमारी रहने वाली स्त्रियों को क्या कहा जाता था? इसका आंसर होगा अमाजू। अब देखेंगे अगले सवाल को। अगला सवाल है, वैदिक काल में वस्तुओं का आदान प्रदान किस प्रणाली द्वारा किया जाता था? इसका आंसर होगा वस्तु विनिमय प्रणाली द्वारा। अब देखेंगे अगले सवाल को। अगला सवाल है, आर्यों का सर्वाधिक पवित्र एवं प्राचीन ग्रंथ था? इसका आंसर होगा ऋग्वेद। अब देखेंगे अगले सवाल को। अगला सवाल है, ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? इसका आंसर होगा 10। दोस्तों, इसी तरह से ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या 108 है और श्लोकों की संख्या 1028 है। अब देखेंगे अगले सवाल को। अगला सवाल है, ऋग्वेद के मंत्र पढ़ने वाले पुरोहित क्या कहलाते थे? इसका आंसर होगा हत्री। अब देखेंगे अगले सवाल को। अगला सवाल है, कौन सा वेद गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है? इसका आंसर होगा यजुर्वेद। अब देखेंगे अगले सवाल को। अगला सवाल है,
भारतीय संगीत की उत्पत्ति का श्रेय किस वेद को दिया जाता है? इसका आंसर होगा सामवेद। अब देखेंगे अगले सवाल को। अगला सवाल है, सामवेद को पढ़ने वाले पुरोहित क्या कहलाते थे? इसका आंसर होगा उद्गात। अब देखेंगे अगले सवाल को। अगला सवाल है, आयुर्वेद किसका उपवेद है? इसका आंसर होगा ऋग्वेद का। दोस्तों, इसी तरह से धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है और गंधर्व वेद सामवेद का तथा शिल्प वेद अथर्ववेद का उपवेद है। अब देखेंगे अगले सवाल को। अगला सवाल है, वैदिक काल में न्याय का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? इसका आंसर होगा राजा। अब देखेंगे अगले सवाल को। अगला सवाल है, ऋग्वैदिक काल के सर्वाधिक सम्मानित देवता कौन थे? इसका आंसर होगा इंद्र। अब देखेंगे अगले सवाल को। अगला सवाल है, उत्तर वैदिक काल के सर्वाधिक सम्मानित देवता थे। इसका आंसर होगा प्रजापति। अब देखेंगे अगले सवाल को। अगला सवाल है, ऋग्वेद में जन शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है? इसका आंसर होगा 275 बार। अब देखेंगे अगले सवाल को। अगला सवाल है, वैदिक कालीन समाज कैसा था? इसका आंसर होगा पुरुष प्रधान। अब देखेंगे अगले सवाल को। अगला सवाल है, आर्यों की सर्वाधिक प्राचीन संस्था थी। इसका आंसर होगा विदत। दोस्तों, विदत जनसभा को ही कहा जाता था। अब देखेंगे अगले सवाल को। अगला सवाल है, वैदिक काल में समिति किसका प्रतिनिधित्व करती थी? इसका आंसर होगा सामान्य जनता का। दोस्तों, जिस तरह से समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी, उसी तरह से सभा संभ्रांत लोगों का प्रतिनिधित्व करती थी। अब देखेंगे अगले सवाल को। अगला सवाल है, समिति एवं सभा को किसका जुड़वा संतान कहा गया है? इसका आंसर होगा प्रजापति। अब देखेंगे अगले सवाल को। अगला सवाल है, ऋग्वेद के किस मंडल में दशाराग्य युद्ध का वर्णन है? इसका आंसर होगा 7वें मंडल में। दोस्तों, ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशाराग्य युद्ध का वर्णन है और दशाराग्य युद्ध राजा सुदास एवं 10 जनों के बीच हुआ था, जो रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। अब देखेंगे अगले सवाल को। अगला सवाल है, वैदिक समाज कितने वर्गों में विभाजित था? इसका आंसर होगा 4 वर्गों में। दोस्तों, ये 4 वर्ग थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब देखेंगे अगले सवाल को। अगला सवाल है, ऋग्वेद के किस मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन है? इसका आंसर होगा 10वें मंडल में। अब देखेंगे अगले सवाल को। अगला सवाल है, वैदिक काल में जन के शासक को क्या कहा जाता था? इसका आंसर होगा गोप या राजन। अब देखेंगे अगले सवाल को। अगला सवाल है, महाभारत की रचना किसने की थी? इसका आंसर महर्षि वेद व्यास होगा। दोस्तों, महर्षि वेद व्यास ने महाभारत की रचना 4वीं सदी ईस्वी पूर्व में की थी। अब देखेंगे अगले सवाल को। अगला सवाल है, रामायण की रचना किसने की थी? इसका आंसर होगा महर्षि वाल्मीकि। दोस्तों, महर्षि वाल्मीकि ने 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में रामायण की रचना की थी। अब देखेंगे अगले सवाल को। अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है? इसका आंसर होगा महाभारत। अब देखेंगे अगले सवाल को। अगला सवाल है, 16 महाजनपदों की जानकारी किस निकाय में मिलती है? इसका आंसर होगा अंगुत्तर निकाय। अब देखेंगे अगले सवाल को। अगला सवाल है, मगध की राजधानी कहाँ थी? इसका आंसर होगा ग्रीब्रज। अब देखेंगे अगले सवाल को। अगला सवाल है, अंग की राजधानी कहाँ थी? इसका आंसर होगा चंपा। अब देखेंगे अगले सवाल को। अगला सवाल है, काशी की राजधानी कहाँ थी? इसका आंसर होगा
वाराणसी। अब देखेंगे अगले सवाल को। अगला सवाल है कौशल की राजधानी कहाँ थी? इसका आंसर होगा श्रावस्ती। अब देखेंगे अगले सवाल को। अगला सवाल है बज्जी की राजधानी थी। इसका आंसर होगा वैशाली। अब देखेंगे अगले सवाल को। अगला सवाल है गंधार की राजधानी थी। इसका आंसर होगा तक्षशिला। अब देखेंगे अगले सवाल को। अगला सवाल है सुरसेन की राजधानी थी। इसका आंसर होगा मथुरा। अब देखेंगे अगले सवाल को। अगला सवाल है अवंती की राजधानी थी। इसका आंसर होगा उज्जैनी। अब देखेंगे अगले सवाल को। अगला सवाल है जैन धर्म का उदय कब हुआ? इसका आंसर होगा 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में। अब देखेंगे अगले सवाल को। अगला सवाल है जैन धर्म के संस्थापक थे। इसका आंसर होगा ऋषभदेव। अब देखेंगे अगले सवाल को। अगला सवाल है जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? इसका आंसर होगा महावीर। अब देखेंगे अगले सवाल को। अगला सवाल है महावीर का जन्म कब हुआ था? इसका आंसर होगा 540 ईस्वी पूर्व में। अब देखेंगे अगले सवाल को। अगला सवाल है महावीर के पिता कौन थे? इसका आंसर होगा सिद्धार्थ। अब देखेंगे अगले सवाल को। अगला सवाल है महावीर की माता कौन थी? इसका आंसर होगा त्रिशला। अब देखेंगे अगले सवाल को। अगला सवाल है महावीर की पत्नी कौन थी? इसका आंसर होगा यशोदा। अब देखेंगे अगले सवाल को। अगला सवाल है महावीर की पुत्री का नाम क्या था? इसका आंसर होगा अनुजा प्रियदर्शिनी। अब देखेंगे अगले सवाल को। अगला सवाल है महावीर के बचपन का नाम था। इसका आंसर होगा वर्धमान। अब देखेंगे अगले सवाल को। अगला सवाल है गृह त्याग के समय महावीर की आयु क्या थी? इसका आंसर होगा 30 वर्ष। अब देखेंगे अगले सवाल को। अगला सवाल है महावीर को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई? इसका आंसर होगा ऋजुपालिका नदी। दोस्तों ऋजुपालिका नदी जुम्भिक ग्राम में थी, वहीं पर महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब देखेंगे अगले सवाल को। अगला सवाल है महावीर को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई? इसका आंसर होगा साल वृक्ष। अब देखेंगे अगले सवाल को। अगला सवाल है वर्धमान महावीर कब हो गए? इसका आंसर होगा ज्ञान प्राप्ति के बाद। अब देखेंगे अगले सवाल को। अगला सवाल है ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह है। इसका आंसर होगा साढ़। अब देखेंगे अगले सवाल को। अगला सवाल है जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर अजीतनाथ का प्रतीक चिन्ह है। इसका आंसर होगा हाथी। अब देखेंगे अगले सवाल को। अगला सवाल है जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर संभवनाथ का प्रतीक चिन्ह है। इसका आंसर होगा घोड़ा। अब देखेंगे अगले सवाल को। अगला सवाल है जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी का प्रतीक चिन्ह है। इसका आंसर होगा शंख। अब देखेंगे अगले सवाल को। अगला सवाल है जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह है। इसका आंसर होगा सर्प। अब देखेंगे अगले सवाल को। अगला सवाल है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर का प्रतीक चिन्ह है। इसका आंसर होगा सिंह। दोस्तों महावीर जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर भी थे। अब देखेंगे अगले सवाल को। अगला सवाल है महावीर को निर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई? इसका आंसर होगा पावापुरी में। दोस्तों पावापुरी नालंदा ज़िला में अवस्थित है। अब देखेंगे अगले सवाल को। अगला सवाल है निर्वाण का क्या तात्पर्य है? दोस्तों इसका आंसर होगा इच्छित मृत्यु। अब देखेंगे अगले सवाल को। अगला सवाल है
महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? इसका आंसर होगा प्राकृत भाषा में। अब देखेंगे अगले सवाल को। अगला सवाल है, महावीर के पहले अनुयायी कौन बने थे? इसका आंसर जामिल होगा। दोस्तों, जामिल महावीर के दामाद भी थे। अब देखेंगे अगले सवाल को। अगला सवाल है, पहली जैन भिक्षुणी कौन थी? इसका आंसर होगा चंपा। अब देखेंगे अगले सवाल को। अगला सवाल है, मोक्ष प्राप्ति के बाद महावीर ने जैन धर्म का प्रमुख किसे बनाया? इसका आंसर होगा सुधर्मन को। दोस्तों, सुधर्मन जो बाद के समय में जैन धर्म का प्रमुख थेरा बना था। दोस्तों, थेरा का मतलब उपदेशक होता है। अब देखेंगे अगले सवाल को। अगला सवाल है, अनेकांतवाद का संबंध किस धर्म से है? इसका आंसर होगा जैन धर्म। अब देखेंगे अगले सवाल को। अगला सवाल है, जैन धर्म की मान्यता के अनुसार समस्त संसार किससे परिपूर्ण है? इसका आंसर होगा दुख से। दोस्तों, जैन धर्म के अनुसार पूरा का पूरा संसार दुख से भरा हुआ है। अब देखेंगे अगले सवाल को। अगला सवाल है, जैन धर्म के आध्यात्मिक विचार किस दर्शन से प्रेरित हैं? इसका आंसर होगा सांख्य दर्शन। अब देखेंगे अगले सवाल को। दोस्तों, अगला सवाल है, जैन गुरु भद्रबाहु के शिष्य क्या कहलाते हैं? इसका आंसर होगा दिगंबर। दोस्तों, एक और जैन गुरु थे जिनका नाम था स्थूलभद्र, और स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर कहलाते हैं। अब देखेंगे अगले सवाल को। अगला सवाल है, दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार किसने किया? इसका आंसर होगा भद्रबाहु ने। दोस्तों, ये इस पार्ट का आखिरी सवाल है। अब आप मुझे दें अनुमति। धन्यवाद।